भारत और नेपाल, दो देश, एक दिल, एक धर्म, सेम संस्कृति। क्या सच में हमारे रिश्ते इतने ही पवित्र हैं जितने दिखाई देते हैं? नेपाल में माओवाद से लेकर दरबार हत्याकांड तक, आईएसआई से लेकर सीआईए तक, क्या नेपाल आज एजेंसियों का अखाड़ा बन चुका है? मैं क्यों बात कर रहा हूं नेपाल के ऊपर? क्योंकि हमारे 24 बॉर्डर इस देश के साथ लगते हैं जो सभी ओपन है, जहां से कोई भी आदमी बिना रोक टोक के हमारे देश के अंदर आ सकता है। लेकिन सिर्फ दोस्ती नहीं आते यार, उन दोस्तों की आड़ में वो चेहरे भी हमारे देश के अंदर आते हैं जो आतंक से हिंदुस्तान को हिलाते हैं। क्या सच में नेपाल हमारा दोस्त है, या दोस्त की आड़ में आज वो कई बड़े देशों की एक कठपुतली बन चुका है? ये कहानी है भारत और नेपाल की। सन 1950 में भारत और नेपाल के बीच में एक शांति मित्र समझौता होता है राजा त्रिभुवन के साथ, और यहाँ पर यह तय किया गया कि हमारे सारे बॉर्डर्स ओपन रहेंगे। कोई भी नेपाली नागरिक हमारे देश के अंदर बिना पासपोर्ट और वीजा के आ सकता है। और 1955 में राजा त्रिभुवन की मृत्यु हो जाती है और नए राजा बनते हैं नेपाल के महेंद्र वीर शाह। और इन राजा का जो भी झुकाव था चाइना की ओर बढ़ता हुआ गया, और चाइना ने इसका पूरा फायदा उठाया। ये धीरे धीरे इनकी दूरियां हिंदुस्तान के साथ होते रही, और 1962 के अंदर भारत और चाइना का वॉर हो गया। इस वॉर में नेपाल ने भारत का साथ नहीं दिया, और यहां तक कि यूएन में भी हमारा समर्थन नहीं किया। और 1963 में हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नेपाल के साथ एक बफर जोन किया, और इसमें यह कहा कि हम नेपाल की शांति और संस्कृति पर पूरा ध्यान देंगे, हम आपस में नहीं लड़ेंगे, क्योंकि नेपाल हमारा क्या है, एक पड़ोसी देश है। 1955 से लेकर 1972 के बीच में राजा महेंद्र का पूरा झुकाव चाइना की तरफ रहा, जिससे हिंदुस्तान से धीरे धीरे दूरियां होती गई, और इसका पूरा फायदा चाइना ने उठाया। 1972 में राजा महेंद्र शाह की डेथ हो जाती है और नेपाल के नए राजा बनते हैं वीरेंद्र शाह। ये कहते हैं कि नेपाल के लोग कि ये राजा बहुत शांत और अच्छे मन के थे, इन्होंने पूरी कोशिश करी कि नेपाल का विकास हो। और तब हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, और इंदिरा गांधी जी ने नेपाल का दौरा किया और एक नारा दिया, एक साथ विकास का नारा। यह नारा था कि अगर भारत तरक्की करेगा तो नेपाल भी तरक्की करेगा। और 1975 में भारत ने सिक्किम को अपने साथ मिला लिया, और इसका पूरा फायदा उठाया चाइना ने। चाइना ने नेपाल को इस बात के लिए मना लिया और उन्हें पूरा विश्वास दिला दिया कि हिंदुस्तान नेपाल को भी अपने ही देश में मिलाएगा। और इससे नेपाल के राजा नाराज हुए, उन्होंने हिंदुस्तान का विरोध करना शुरू कर दिया, और तभी इंदिरा गांधी जी ने इस बात से नाराज होकर नेपाल की पेट्रोलियम और ऑयल की सारी सप्लाई को रोक दिया। 1976 में राजा महेंद्र शाह ने यूएन के अंदर पीस ऑफ जोन का एक प्रस्ताव रखा, जिसमें बहुत सारे देशों ने समर्थन किया। यहां हिंदुस्तान और चाइना ने इसका एक विरोध किया, जिससे राजा वीरेंद्र बहुत नाराज हुए। 1982 और 83 के बीच में हमारे रिसर्च एंड एनालाइज विंग के कुछ एजेंटों को एक इंफॉर्मेशन मिलती है जिसने हमारी सुरक्षा को हिला के रख दिया, और हमें यह पता चलता है कि नेपाल चाइना से कुछ एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स और हथियारों में डील कर रहा है। तभी हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेपाल में 21 ओपन बॉर्डर में से 19 बॉर्डर्स को सील कर दिया जाता है। पूरे बॉर्डर्स में नाकाबंदी हो जाती है, जिससे नेपाल बहुत नाराज हुआ। और फिर भी पूरा फायदा किसने उठाया? चाइना ने इस चीज का फायदा उठाया। अगर इन बॉर्डर्स को सील नहीं किया जाता तो ये भारत के लिए सीधा एक बड़े खतरे के रूप में उभर रहा था। 1991 में नेपाल के अंदर कांग्रेस और माओवाद मिलकर वहां के राजाशाही के खिलाफ एक जन आंदोलन कर रही थी। इनका एक ही मकसद था कि नेपाल से राजाशाही को खत्म करना, क्योंकि नेपाल के कुछ एक लीडर्स को लग गया था कि नेपाल चाइना और बड़े देशों की कठपुतली बन रहा है, जो उनके लिए आने वाले टाइम में खतरा था। और हिंदुस्तान को भी मालूम था कि अगर वेस्ट और चाइना का प्रभाव नेपाल के अंदर आया तो हिंदुस्तान के लिए भी खतरा है। गिरिजा प्रसाद कोइराला के प्रधानमंत्री बनने के बाद चाइना राजा वीरेंद्र शाह को भड़काना शुरू करता है। उनकी एजेंसियां लगातार राजा वीरेंद्र शाह को कहती हैं कि धीरे धीरे तुम्हारा भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और वो पूरा अगेंस्ट इंडिया हो जाते हैं और पूरा चाइना और पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। और यहां से धीरे धीरे नेपाल की धरती में आईएसआई की एंट्री होती है, और जगह जगह पर मदरसा और आईएसआई के ट्रेनिंग कैंप खुलना शुरू होते हैं। और दिन आता है 24 दिसंबर 1999 का,
जहां काठमांडू से ICR-114 एयर इंडिया के प्लेन को हाईजैक किया जाता है। और ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज था नेपाल की धरती से कि नेपाल की धरती धीरे धीरे ISI और बड़ी सीक्रेट सर्विस की कठपुतली बनता जा रहा है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि इसी प्लेन के अंदर हमारे रिसर्च एंड एनालाइज विंग के नेपाल के स्टेशन चीफ भी बैठे हुए थे। शायद ये बात कभी मीडिया में नहीं आई। ICR-114 को हाईजैक करने के बाद हमारे NSA चीफ डोवाल साहब ने इसका नेगोशिएशन किया और इसके बदले हमें मौलाना मसूद अजहर को छोड़ना पड़ा, जो आज भी दुनिया का सबसे बड़े आतंकी में से एक है, जो हर रोज हजारों मासूमों को मरवाता है। अगर नेपाल की धरती से प्लेन हाईजैक नहीं हुआ होता तो शायद आज भी मौलाना मसूद अजहर हिंदुस्तान की जेल में होता। और 9 जनवरी 2000 को पाकिस्तान एम्बेसी में काम कर रहे नेपाल के एक ऑफिसर के घर पर RDX बरामद होता है। ये वही RDX था जो ICR-114 हाईजैकरों के पास था, लेकिन राजा बीरेंद्र शाह ने इस बात को पूरी दबाने की कोशिश करी और चाइना कभी चाहता ही नहीं था कि ये बात वहां की मीडिया में आए, क्योंकि पावर पूरे राजा के पास थी। और इस बात को पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से छुपाया और आम लोगों तक ये बात नहीं पहुंची कि इसके पीछे कहीं ना कहीं वहां के राजा बीरेंद्र शाह को भी इस हाईजैकिंग की खबर थी। पाक ऑफिसर के घर से 7 kg RDX मिलने के बावजूद भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, सिर्फ उसे दोबारा पाकिस्तान रिपोर्ट कर दिया गया। यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं पाकिस्तान की ISI या चाइना की MSS नेपाल के अंदर कितनी सक्रिय थी और उनके पास नेपाल में कितनी पावर थी। नेपाल के राजा सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गए और इंडिया ने इस बात से नाराज होकर 3 महीने के लिए नेपाल का एयर स्पेस बंद कर दिया गया। 1 जून 2001 को नेपाल की धरती में कुछ ऐसा होता है जिससे पूरा विश्व हिल जाता है, क्योंकि नेपाल के राजा समेत उनके पूरे परिवार को मार दिया गया, राजा रानी उनके बेटे को, और इल्जाम लगाया दीपेंद्र शाह के ऊपर कि उन्होंने अपने पिता, अपनी माँ और बहन की हत्या कर दी। लेकिन आप खुद ही सोचो यार, सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन, जो दीपेंद्र शाह खुद नेपाल के राजा बनने वाले थे, वो क्यों अपने माँ बाप की हत्या करेंगे और हत्या करने के बाद खुद को भी शूट आउट कर लेंगे। मैं आपको बताऊं कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे सिर्फ एक ही हाथ था और वो था CIA का। आप सोच रहे होंगे कि यार CIA सब कुछ क्यों कराएगी, क्या फायदा है CIA को, अमेरिका को क्या फायदा है कि नेपाल की रॉयल फैमिली को मरवाकर, उसे क्या फायदा होने वाला था। नेपाल के अंदर एक बहुत बड़ी रोड बनी, महेंद्र राजपथ, और इसी टाइम हाइड्रो पेट्रोलियम के बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनना शुरू हुए और इन सब के पीछे सपोर्ट रशिया का। आज भी अगर आप उस रोड को देखोगे तो आपको सोवियत यूनियन का बोर्ड नजर आएगा। इसके पीछे पूरा का पूरा रशिया का सपोर्ट नेपाल को, और यही सपोर्ट यहीं तक नहीं रुका, क्योंकि CIA को पता चल गया था रशिया बहुत बड़ा आर्म्स का एक प्रोजेक्ट नेपाल की धरती पर बनाने वाला है, जिसको वहां के राजा सपोर्ट कर रहे हैं। अगर रशिया का पूरा इन्फ्लुएंस या रशिया के कंट्रोल में नेपाल आ जाता है तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि अमेरिका हमेशा एशिया को कंट्रोल करना चाहता था। अगर रशिया यहाँ एंटर होता है तो कहीं ना कहीं CIA या अमेरिका को बैकफुट में जाना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सारा का सारा हत्याकांड CIA ने करवाया ताकि रशिया को बैकफुट में फेंका जा सके, रशिया अपना आर्म्स का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नेपाल की धरती में ना बना पाए, जिसको राजा बीरेंद्र सपोर्ट कर रहे थे। 12 जून 2001 को नेपाल के नए राजा बनते हैं ज्ञानेंद्र शाह। ये वीरेंद्र शाह के भाई थे और ये दरबार हत्याकांड में इसलिए बच गए क्योंकि जिस टाइम ये रॉयल फैमिली का हत्याकांड हुआ, ये उस टाइम काठमांडू में नहीं, पोखरा में थे। 2002 से 2004 तक नेपाल के अंदर ISI CIA की कुछ एक एक्टिविटीज कम होती हैं, क्योंकि उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने पूरा ध्यान दिया कि नेपाल के अंदर कैसे भी विदेशी ताकतों को रोका जा सके, क्योंकि नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क है। अगर नेपाल में कुछ भी खतरा होता है तो उसका असर हिंदुस्तान में होगा। 1 फरवरी 2005 को राजा ज्ञानेंद्र फिर एक बार आपातकाल की घोषणा करते हैं और पूरे नेपाल में एक बार फिर राजतंत्र लागू कर देते हैं। भारत की चेतावनी के बाद भी राजा ज्ञानेंद्र ने तानाशाह का रास्ता अपनाया। राजा ज्ञानेंद्र यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने अपने संसद को भी भंग कर दिया। इससे भारत नाराज हुआ और भारत
ने नेपाल को आर्मी सपोर्ट देना बंद किया, जिससे नेपाल को लगा कि अगर भारत का सपोर्ट बिल्कुल ही बंद हो जाएगा तो कोई ना कोई बड़ी विदेशी ताकत नेपाल को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। राजा ज्ञानेंद्र ने कई कोशिश करी भारत से मदद मांगने की, लेकिन भारत को पता था कि राजा ज्ञानेंद्र का पूरा झुकाव चाइना और पाकिस्तान की ओर है। 2008 में दिल्ली में एक मीटिंग होती है जिसमें नेपाल के कई बड़े नेता शामिल थे, जिसमें माओवादी नेता, कांग्रेस के और बहुत सारे अलग अलग पार्टीज के, और ये सब लोग एक ही चीज चाहते थे कि नेपाल से राजतंत्र को खत्म किया जाए। कहते हैं दिल्ली में इस मीटिंग को सक्सेस कराने के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ था वो था डॉक्टर बाबूराम भट्टाराय का, क्योंकि ये जेएनयू से पढ़े हुए थे। जब ये जेएनयू में पढ़ा करते थे तो इनके क्लासमेट उस टाइम के रिसर्च एंड एनालाइज विंग के चीफ थे और इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ये चाहते थे कि नेपाल के अंदर लोकतंत्र स्थापित हो। 2014 के अंदर भारत की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आता है और हमारे देश के नए प्रधानमंत्री बनते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी। और प्रधानमंत्री बनने के बाद 17 साल के बाद ये पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने नेपाल का दौरा किया, और नेपाल जाने के बाद ये नेपाल को एक पड़ोसी देश का दर्जा देते हैं। ये पहली बार था कि नेपाल को एक पड़ोसी देश का दर्जा मिला, जैसे चाइना हमारे पड़ोसी देश, पाकिस्तान हमारे पड़ोसी देश। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उससे उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा रहेगा, आपके सपोर्ट में खड़ा रहेगा। इससे चाइना बहुत नाराज होता है और चाइना को लगता है कि वर्षों से करी हुई मेहनत एक पल में खत्म हो सकती है। आईएसआई को लगता है कि 1991 से जिस नेपाल को लगातार गुमराह कर रहे थे, लगातार आतंक का अड्डा बना रहे थे, लगातार एक लॉन्च पैड की तरह यूज कर रहे थे, महज एक पल में उनकी ये सारी मेहनत खराब हो सकती है। नेपाल कई वर्षों से अपना संविधान नहीं बना पा रहा था, लेकिन भारत के सहयोग से वहां पर एक नया संविधान बना। 20 अक्टूबर 2015 को मधेशी आंदोलन का भारत ने खुल के समर्थन किया। भारत को लगा कि इन्हें इनका अधिकार मिलना चाहिए। 4 महीने तक नाकाबंदी रही। चीन ने इसी टाइम पूरा खुलकर एंटी इंडिया गतिविधियां चलाना शुरू कर दिया नेपाल के अंदर और खुल के नेपाल के कान भरने शुरू करे और नेपाल को पूरी कोशिश करी कि हिंदुस्तान के एंटी कर सके। 2016 में केपी ओली को चाइना ने खुलकर सपोर्ट देना शुरू किया। उन्हें हर चीज से मदद करी, चाहे वो पैसों से हो, मैन पावर से हो, आर्मी से हो, सीक्रेट सर्विस से हो, हर तरह से उन्हें वो मदद दी ताकि किसी भी कीमत पर केपी ओली पूरा का पूरा चाइना के इन्फ्लुएंस में आ जाए, उनका झुकाव पूरा चाइना की तरफ आए। चाहे नेपाल अंधकार में जाए, इससे चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता। और 2019 में सबसे बड़ा विवाद लीपू लेक विवाद, जहां पर चाइना का MSS या ISI के कहने से नेपाल को इतना एंटी बनाया गया कि नेपाल ने इस हिंदुस्तानी भूमि पर अपना अधिकार बताना शुरू कर दिया, जबकि यह पूरी की पूरी चाल चाइना की थी, ISI की थी कि कैसे भी करके नेपाल और हिंदुस्तान के रिश्तों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, क्योंकि नेपाल ही वो देश है, मैंने जैसे शुरू में कहा था कि हम और नेपाल ओपन बॉर्डर रखते हैं। हमारे बीच में कोई भी ऐसी दीवार नहीं है जहां से आगमन को रोका जा सके। ना किसी देश को एक दूसरे देश के अंदर जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा की जरूरत होती है। और चाइना और पाकिस्तान को अच्छे से पता है कि अगर पूरा का पूरा नेपाल उनके कंट्रोल में रहा तो हिंदुस्तान के अंदर वो हर आदमी एंटर कर सकता है जो हिंदुस्तान को आतंक से दहलाता है। और इसी विवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए उस टाइम के हमारे RNW के चीफ ने अनऑफिशियली नेपाल का एक विजिट किया और वहां के प्रधानमंत्री को समझाया। और 2024 के अंदर चाइना को पता था कि कहीं ना कहीं नेपाल दोबारा शांत हो रहा है और दोबारा आर्थिक रूप से मजबूत होने की कोशिश कर रहा है और हिंदुस्तान से एक अच्छे रिश्ते बन रहे हैं। तो 2024 में फिर चाइना ISI की मदद से परसेंट की सरकार को गिरा देता है। फिर नए प्रधानमंत्री दोबारा बनते हैं केपी ओली, जिनका झुकाव पहले से ही चाइना की ओर था। नेपाल के अंदर बहुत सारी राजनीतिक पार्टी है और इन्हीं पार्टियों में एक नई जनरेशन की, नए युवाओं की एक पार्टी है राष्ट्र स्वतंत्र पार्टी। इन्होंने तो अपने तत्कालीन सरकार के खिलाफ संसद तक में आंदोलन किया हुआ है यार। पिछले 18 सालों के अंदर नेपाल की धरती में या वहां की राजनीति में 15 सरकारें बदल चुकी हैं। विजिट वीजा कांड
नेपाल में इतना बड़ा स्कैम, क्या वहां की सरकार और होम मिनिस्ट्री की जानकारी के संभव है? संसद में लगातार आज भी इसके खिलाफ प्रदर्शन और विरोध जारी है। हमारे और पाकिस्तान के बीच में एक ओपन स्ट्राइक चल रही थी, आप सबको पता, ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन सिंदूर का पूरा फायदा उठाया चाइना ने, जहां पर नेपाल के ओपन बॉर्डर से कुछ चाइना के MSS के एजेंट हमारी सीक्रेट सर्विस ने पकड़े, जिनका एक ही मकसद था दिल्ली के अंदर एक बड़ा फिदायीन हमले को करना। चाइना को पता है कि कैसे नेपाल को अपने कंट्रोल में रखना है। जैसे पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में किया, श्रीलंका को पूरा खत्म किया, तो केपी ओली को पैसों से मदद करना शुरू कर दिया। BRI प्रोजेक्ट बनना शुरू हुए, बुद्धा एयरपोर्ट बनाया गया जिसकी नेपाल में जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी ताकि नेपाल के ऊपर इतना कर्जा हो सके कि नेपाल को मजबूरन हमेशा चाइना के साथ खड़ा रहना पड़े। और चाइना का एक और मकसद है, हमेशा चाइना अगर किसी भी देश को फंड करता है तो उस प्रोजेक्ट पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं या जितने भी लोग वर्क कर रहे हैं या इस प्रोजेक्ट से हर बड़ा आदमी चाइनीज ही होता है, क्योंकि चाइना का दिया हुआ पैसा वहीं चाइना वापस पहुंचता है और वो देश हमेशा कर्जे में डूबता रहता है। और मैं आपको ये बताऊं कि आज केपी ओली का लिया हुआ कर्जा आपके आने वाले बच्चे भी देंगे। लेकिन आप फिर भी कह रहे होंगे कि यार मुझे नेपाल के आंतरिक बातों में दखल देने का क्या अधिकार। मैंने आपसे शुरू में कहा कि नेपाल हमारा एक पड़ोसी देश है और हमारे 24 बॉर्डर आज भी ओपन है, जहां से बड़ा व्यापार किया जाता है। हर रोज हमारे देश या नेपाल के देश के लोग हिंदुस्तान में एंटर होते हैं, लेकिन हर आदमी एक अच्छा इंसान नहीं है या नेपाली नागरिक नहीं है, क्योंकि नेपाल की आड़ में ISI या चाइना या वेस्ट के वो लोग हमारे देश के अंदर एंटर हो रहे हैं जो हमारे देश में आतंक फैलाते हैं। तो इसलिए हमारा अधिकार बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि हम नेपाल को एक सही रास्ता दिखाने की कोशिश करें। अगर नेपाल मजबूत रहेगा तो हिंदुस्तान भी मजबूत रहेगा। एक कहावत है कि आपका पड़ोसी अगर शांत है तभी आप चैन से सो सकते हो, अगर आपके पड़ोसी को प्रॉब्लम है तो आप चैन से नहीं सो सकते। तो हिंदुस्तान जो हमेशा चाहता है कि नेपाल हमेशा तरक्की करे, हमेशा आगे बढ़े, लेकिन इसका फायदा कुछ एक वेस्ट में बैठे हुए देश, कुछ एक सीक्रेट सर्विस की एजेंसियां जो नेपाल को आज एक लॉन्च पैड की तरह यूज कर रहे हैं ताकि हिंदुस्तान को पीछे धकेला जा सके। लेकिन नेपाल के कुछ एक करप्ट नेताओं को यह समझ में नहीं आ रहा कि उनका सिर्फ एक यूज हो रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान एक सुपर पावर देश है, हिंदुस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन विदेशी ताकतों के हाथ में आकर आप अपना अस्तित्व खत्म कर दोगे। क्यों? क्योंकि देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता यार।